दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की थी? ऑप्शन है नीबुर, राके, आगस्ट काम्टे या थॉमस बकल। तो सही उत्तर आगस्ट काम्टे, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म शब्द आगस्ट काम्टे के द्वारा गढ़ा गया यानी निर्मित किया गया और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? देखिए, जेम्स मिल, डी.ए. बाशब्रूक, गॉर्डन या एडवर्ड सईद। तो सही उत्तर जेम्स मिल। आप देख लीजिए, जेम्स मिल जो इतिहासकार रहे, इतिहास के उपयोगितावाद संप्रदाय से संबंधित थे, न कि उपनिवेशवादी संप्रदाय से। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? कार्ल मार्क्स, मार्क ब्लॉक, ए.एल. बासम या जी.डब्ल्यू.एफ. हीगल। तो सही उत्तर जी.डब्ल्यू.एफ. हीगल, ऑप्शन डी। दोस्तों, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक और दार्शनिक थे। हीगल का दर्शन निरपेक्ष प्रत्ययवाद या चिदवाद अथवा वस्तुगत चैतन्यवाद कहलाता है। इन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं था? समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अनाक्रमण और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करना, ये पंचशील के सिद्धांतों में शामिल था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जमनालाल बजाज। तो सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य कौन नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, साइद अमीन या रामचंद्र गुहा। तो सही उत्तर रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य रामचंद्र गुहा नहीं थे, वो एक लेखक, जबकि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, साहिद अमीन इनसे जुड़े थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें या आचिनलेक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आचिनलेक। दोस्तों, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों का 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई। 30 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन परिषद द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की।
और फील्ड मार्शल आचेनले को माउंटबेटन के तहत संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया, जिसे सैनिकों, हथियारों और युद्ध सामग्री के विभाजन की जिम्मेदारी दी गई। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गांधी बनाम लेनिन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर है S.A. डांगे, ऑप्शन डी। दोस्तों, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक S.A. डांगे यानी श्रीपाद अमृत डांगे ने लिखी। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में डांगे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे बम्बई के रहने वाले थे और समाजवाद की ओर उनका झुकाव आरंभ से था। उन्होंने भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार करने के लिए द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए। किसके लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन है यूरोपियों के, दलित वर्गों के, पिछड़े वर्गों के या जमींदारों के। तो सही उत्तर दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी कृतियां हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। अरविंद घोष की पुस्तक है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। जवाहरलाल नेहरू की द यूनिटी ऑफ इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक है द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसके लेखक ह्यू टोए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे जो है सुमेलित हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक नहीं बल्कि ह्यू टोए हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। दोस्तों, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से था। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया गया, जन समितियां बनाई गई और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र या द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो सही उत्तर लाहौर अधिवेशन 1940। 22 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने ये सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना ने ये भी घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी? तो सही उत्तर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करना था और परिषद में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल के द्वारा नहीं बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और सूची के आधार पर दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा जेल में दी गई थी, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लेडस्टन की संज्ञा दी जाती है?
तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी के। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को लोग भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं और जीवन के आरंभिक काल से दादा भाई नौरोजी देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने बम्बई में ज्ञान प्रसारक मंडली बनाई, महिला हाई स्कूल स्थापित किया और 1852 में स्थापित बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। दोस्तों यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है, ये गोखले का कहना है। दादा भाई निश्चय ही अभूतपूर्व व्यक्ति थे, वे भारत के ग्लैडस्टोन थे। अगला प्रश्न है, कौन 1885 के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी। दोस्तों लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसके समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां अधिक बढ़ गई थीं। महाराष्ट्र में पूना की घटना और बंगाल में हो रहे आंदोलन के कारण जो है कर्जन को संदेह होने लगा कि बंगाली और मराठी नेता आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी गतिविधि चला रहे हैं। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल, ये भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। लेखक का नाम और पुस्तक का शीर्षक आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आर.सी. दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सही है। दादा भाई नौरोजी का द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। डब्ल्यू डिग्वी की पुस्तक है प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया और वी एसेंटे की पुस्तक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है क्योंकि ये डवे ब्रायन की पुस्तक है। डवे ब्रायन की पुस्तक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, न कि वी एसेंटे की। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। आर.सी. दत्त की पुस्तक है, यहाँ पर आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रजनी पाम दत्त की पुस्तक है, आप देखिए इंडिया टुडे, आप जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी और महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे सुमेलित है, आप देख सकते हैं। सही उत्तर ए बी सी डी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, ये मूलतः किसके अनुयायी थे? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय के, ऑप्शन ए। इंद्र नारायण द्विवेदी 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र संयुक्त प्रांत से ही राजनीतिक कार्यकलापों से जुड़े रहे। इन्होंने फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की, जिसके सदस्य गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय थे और इसका गठन इलाहाबाद होम रूल लीग के धन से किया गया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य 1919 में होने वाले चुनाव को दृष्टि में रखते हुए की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एन.एम. जोशी, दीवान चमन लाल और अन्य लोगों ने मिलकर किया था। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्या बागीश, कृष्ण मोहन बनर्जी या हरिहरानंद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने प्रथम अंग्रेजी कविता लिखी थी? तो काशी प्रसाद घोष ने। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना की। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी
उनकी बोटमेंस सांग टू गंगा नामक प्रसिद्ध कविता 1835 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न एक पुस्तक पर है, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है भ्रांति विलास, ये 1863 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, डिराजियंस कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है निरक्षर यूरोपियन, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर डिरोजियंस अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे। दोस्तों आप जान लीजिए, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरेजियो के द्वारा किया गया और 1809 में जन्मे डिरेजियो 1826 से 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। एंग्लो इंडियन डिरेजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है और अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डिरेजियो ने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद या ओरिएंटलिस्ट नहीं थी, एस.टी. कोलब्रुक, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी या जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर चार्ल्स ग्रांट जो है प्राच्यविद नहीं थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोट्स। इसमें आप देखिए सूची 1 में समाज सुधारक और सूची 2 में उनकी संस्थाएं दी गई हैं। तो आपको मिलान करना है। पंडिता रमाबाई की संस्था का नाम शारदा सदन था। डी के कर्वे ने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। अगला है जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे। तो जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे ने आप देखिए ये सेवा सदन था और वीरेश लिंगम पुंतली ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 2-4-1-3 यहाँ पर देखिए 2-4-1-3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तु कौन सी थी। ऑप्शन है इस्पात, घोड़े, शोरा और नमक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शोरा या नाइटर। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। द सत्य महिमा धर्म ऑफ ओडिशा, तो ये महिमा गोसाई। द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, सहजानंद स्वामी। परमहंस मंडली, ये दादोबा पांडुरंग। और देव समाज, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर, सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से कौन संबंधित नहीं है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो सही उत्तर देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर की थी। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह माना जाता था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करिए। देखिए सन्यासी विद्रोह, तो आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह का जो समय था आप जानते हैं, तो संथाल विद्रोह जो है ये 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 2-4-1-3
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी डी सावरकर हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी पुस्तकों का मिलान करना है। जॉन विलियम केई ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, यहाँ का ए का तीसरा हो जाएगा। जी.बी. मालेसन की पुस्तक है इंडियन म्यूटिनीज इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन की पुस्तक है अदर साइड ऑफ द मिडल और जॉर्ज मैकमून की पुस्तक है द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। तो 3-4-2-1 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1866 में ऑप्शन बी। दोस्तों दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना मई 1866 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई। इसके संस्थापक कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही थे। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा था? किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा था? 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1862 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा। इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन साम्राज्य की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, जिसे अब भारत राज्य सचिव की संज्ञा दी गई, उसको चलाना था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी। अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दाश्ता का चार्टर कहा था? तो सही उत्तर दाश्ता का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहा था और अनेक ब्रेकों वाला लेकिन इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा भी 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को गलघोंटू अधिनियम का नाम दिया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर देशी भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। दोस्तों आप जान लीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित करने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। इसके तहत सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया। इसे गलघोंटू अधिनियम भी कहा जाता है। आगे चलकर 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया था? तो सही उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में कंपनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है 1864 में नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जोनाथन डंकन ने बनारस के अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कार्नवालिस ने बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त और हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त इसकी शुरुआत की थी। तो 4-3-2-1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर श्रम यानी लेबर से संबंधित है व्हिटले कमीशन। भारत में औद्योगिक उपक्रम में श्रमिकों की मौजूदा स्थितियों की जानकारी के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी व्हिटले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, व्हिटले कमीशन श्रम से संबंधित था। अगला है, किसको बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन है आनंद मठ, गोरा, देवदास या गीता को। तो सही उत्तर आनंद मठ को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई थी। तो वर्ष याद रखिएगा 1882 से 1894 ईस्वी। दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ। वह इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था। उसने भारत के प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण के लिए 1904 में 1904 में एक अधिनियम पारित किया था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है, किस लेखक की कृति है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सही उत्तर जेम्स मिल। दोस्तों आप जान लीजिए, जेम्स मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। आप यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं 1765 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में, पुरंदर की संधि 1776 में और मंगलौर की संधि 1784 में। 2, 1, 3, 4। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है अधिकारी और विवरण का। लाल सिंह ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जो है लाल सिंह कौन थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री या वजीर। तेजा सिंह कौन थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर तेजा सिंह थे। ध्यान सिंह कौन थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व जो है आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिलान में गड़बड़ी है। लाल सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री, तेजा सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर, ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब के प्रधानमंत्री और मूल राज्य जो थे ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर। 1, 2, 4 और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सुमेलन है। 1, 2, 4 और 3। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सूची 1 तथा सूची 2 के मेल में है, आपको बताना है। देखिए पुर्तगाली जो है इन्होंने गोवा पर अधिकार करके 1510 में गोवा पर अधिकार करके अपना मुख्यालय बनाया। तो गोवा की राजधानी पणजी है। डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। ब्रिटिश ने आप जान लीजिए कि ब्रिटिश ने मद्रास में 1639 में और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में 1773 में बस्ती स्थापित की थी। ABCD ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ABCD इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं आते हैं कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था किस संधि के द्वारा।
तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था किस संधि के द्वारा, तो आप जानते हैं एक्स ला सैपेल संधि 1748 के द्वारा। अगला प्रश्न है 18वीं सदी का वह कौन सा हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, तो सही उत्तर आमेर के सवाई जयसिंह। दोस्तों सवाई जयसिंह ने सुप्रसिद्ध गुलाबी नगर जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा में ज्योतिष की 5 वेधशालाएं बनाई थीं। आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय है। इनका मूल नाम विजय सिंह था। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अतिरोचक आत्मकथा अर्ध कथानक लिखा था, तो सही उत्तर ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। दोस्तों बनारसी दास मूलतः एक श्रीमल जैन व्यापारी और कवि थे। वे अपनी काव्यात्मक आत्मकथा अर्ध कथानक 1641 के लिए जाने जाते हैं। ये आत्मकथा ब्रज भाषा में पद्यबद्ध आत्मचरित है। ये किसी भारतीय भाषा में लिखी हुई प्रथम आत्मकथा है। जिस समय इन्होंने इसकी रचना की उस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। अगला प्रश्न है कि मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहात क्या होता था। निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर जिहात जो था निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दारुल सफा होता था क्या, तो सही उत्तर एक चिकित्सालय दारुल सफा होता था। सल्तनत काल में दारुल सफा शाही चिकित्सालय को कहा जाता था और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा की स्थापना की थी जिसमें मुफ्त इलाज होता था। अगला प्रश्न है हुंडी के निमित्त नकद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी कितने, क्या 8 फोता, 2 दामी या 7 रही, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 8। दोस्तों हुंडी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वह पत्र या कागज जिस पर महाजन दूसरे महाजन को जिससे लेन देन का व्यवहार होता था कुछ रुपया देने के लिए लिखकर किसी को रुपए के बदले में देता है। ऐसी हुंडी व्यवस्था मध्यकाल में चलती थी जिसमें छूट की दर 8 थी। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खाने जहां तेलंगाना के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं, तो सही उत्तर योजना में अष्टभुजी। सल्तनत कालीन प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित खाने जहां तेलंगानी का है। खाने जहां तेलंगानी फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था। विदित है कि तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी जिसे सलामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। स्मारक और निर्माता का मिलान करना है। देखिए बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा लाहौर में कराया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आप जान लीजिए, एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के ससुर और नूरजहां के पिता जो है नूरजहां के पिता थे और ये नूरजहां के द्वारा निर्मित कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। फतवा ए जहांदरी दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की और फतूह उस सलातीन ये इसामी की रचना है। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था, आपको बताना है किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका है अकबर के शासनकाल में।
दोस्तों मुग़ल चित्रकला या मुग़ल काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन पोर्ट्रेट चित्रकला यानी सबीह या व्यक्ति चित्रण को प्रमुखता अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 में, यहाँ पर सूची 1 में व्यक्ति और सूची 2 में रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, इब्न बतूता की कृति है रहला, मिन्हाज सिराज की रचना है तबकात नासिरी और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही। 3, 4, 2 और 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है लेखक और रचना का। तो आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी, खफ़ी खान की मुआसिर आलमगीरी सही नहीं है। इसके अलावा अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा, मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुआसिर ए आलमगीरी, आप जान लीजिए, मुआसिर ए आलमगीरी जो है साकी मुस्तैद खां की रचना है। इसमें औरंगजेब के काल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं निम्नांकित में से कौन सुमेलित है, यानी इसमें से केवल एक सुमेलित है, अन्य आपके सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज की रचना है तबकाते नासिरी, यही सही सुमेलित है। यहाँ पर अमीर खुसरो ने देखिए फुतूह उस सुलातीन नहीं बल्कि तुगलकनामा की रचना की है। इसामी की रचना है फुतूह उस सलातीन और इब्न बतूता की रचना है किताबुल हिंद। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नवीस अथवा चिटनिस का क्या काम था। तो सही उत्तर, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। शिवाजी के अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नवीस अथवा सचिव राज की पत्र व्यवहार का कार्य देखता था और परगनों के हिसाब की जांच करता था। वहीं चिटनिस जो पत्र व्यवहार या पत्राचार लिपिक था, ये पत्र सुधार का कार्य करता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।